आज जी मेरी पतियारा की मुलाकात के दरमियान यार चन्नी वीरे फॉरम मैंने देश में आज पीजी मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए नीट की एग्ज़ाम आयोजित की गई है। जी मैंने एग्ज़ाम सेंटर की मुलाकात की, स्टूडेंट के पेरेंट्स को मिला और स्टूडेंट को भी नीट एग्ज़ाम पास करने के लिए शुभकामनाएं दी। देश में मेडिकल एजुकेशन बढ़े, देश के स्टूडेंट को मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए दुनिया में बाहर न जाना पड़े, इसलिए भारत सरकार ने 2014 के बाद मोदी जी ने जो पहले 54,000 MBBS की सीट होती थी, आज बढ़ के 1,02,000 से अधिक हो गई। वैसे ही पीजी की सीट 34,000 थी, जी आज बढ़ के 70,000 नज़दीक पहुंची है। मेडिकल कॉलेज भी 350 से बढ़ के 664 हो गए हैं, यानी कि मेडिकल सीटें बढ़ रही हैं, पीजी की सीट बढ़ रही है। देश के स्टूडेंट को इंडिया में ही मेडिकल एजुकेशन लेने के लिए अवसर मिले, इस दिशा में कार्य हो रहा है। मोदी जी ने पहली बार देश के हेल्थ सेक्टर को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है। कोई देश समृद्ध तब हो सकता है जब देश के नागरिक स्वस्थ हों। देश के नागरिक स्वस्थ होता है तो सोसाइटी स्वस्थ होती है। स्वस्थ सोसाइटी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। और हेल्थ सेक्टर को हॉलिस्टिक दृष्टि से देखा गया, नहीं केवल मेडिकल सीटें बढ़ाई गई, लेकिन उसके साथ देश में 1,50,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किया गया, जहां लोगों को वेलनेस के लिए भी सुविधा होती है। लाइव ले लो। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ हब एंड स्पोक अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि भारत में 34 लाख लोगों को बचाने में हिंदुस्तान सफल रहा, क्योंकि हिंदुस्तान ने टाइम पे देश में वैक्सीनेशन किया और मुफ्त वैक्सीनेशन किया। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ? स्वाभाविक है, मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में यहाँ आया हूँ। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर भी मुझे मिले और भारत सरकार को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मानती है। हर राज्य की सरकार को हम हर तरह से मदद कर रहे हैं। उसमें कौन से स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। सरकार होती है और भारत सरकार हर संभव पंजाब को मदद। सर विकास सेंटर को आम आदमी क्लिनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। सर NHRM का स्टेट बोल रही है कि पैसा रोका गया है, क्या ऐसा है कि NHRM का पैसा आपने रोका है? सरकार कोई स्कीम बंद कर देती है तो स्वाभाविक तौर पर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कोई स्टेट में बंद हो जाए तो पैसा स्वाभाविक ना मिले। मैंने यहाँ कहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चालू रखिए, बाकी आपकी जो व्यवस्था करनी है वो भी आप कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारी ग्रांट मिलेगी, क्योंकि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज राज्य में चलने वाली सभी हेल्थ की, आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए मेडिसिन खरीदनी है तो भारत सरकार का 60% पैसा लगता है। आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया, उसको अपग्रेड करने के लिए 10 लाख रुपया भारत सरकार ने दिया। उसके पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रखने के लिए प्रतिवर्ष 8 लाख रुपया भारत सरकार दे रही है। यानी कि ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के लिए जो खर्च लगता है, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम 60% पैसा देते हैं। हेल्थ कोई पॉलिटिक्स का विषय ना बने, उसके लिए
हम सभी राज्य को भी अवारनवार कंसल्टेशन करते हैं। हेल्थ होती है और हेल्थ देश के नागरिक के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम सभी को मदद कर रहे हैं। सारे 9000 जनऔषधि केंद्र पर जनऔषधि सस्ती भी उत्तम भी इस अभियान के द्वारा पब्लिक को अवेयर की जाएगी, ताकि लोग अपने पॉकेट खर्च को कम करें। वर्तमान समय में हैबिचुअल डिसीज़ बढ़ रहा है। क्या हुआ, कहे बीपी है, कोई कहेंगे डायबिटिक है, कार्डियक पेशेंट है, किसी को कैंसर की बीमारी है। ऐसे सब डिसीज़ में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। और कोई अमीर बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, अमीर के यहाँ भी आती है, गरीब के यहाँ भी आती है। कोई अमीर के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है, इलाज कराने में उसको सुविधा होती है। लेकिन कोई गरीब के यहाँ बीमारी आ जाती है तो उसके जेब में पैसा नहीं होता है, दिक्कत होती है। और कोई हैबिचुअल डिसीज़ लग जाते हैं और 4-5 हज़ार का प्रति महीने मेडिसिन का खर्च हो जाता है, उसके परिवार पर बहुत मुश्किल स्थिति में आ जाते हैं। और वो जनऔषधि केंद्र पर जाके आज मेडिसिन ले रहे हैं तो वहाँ उसको सस्ती मेडिसिन मिलती है, उसकी बचत हो जाती है, जो अपने परिवार के पोषण के लिए उपयोगी होती है। इस तरह से देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनाई जा रही है। देश के हर व्यक्ति को हेल्थ सुविधा मिले, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। आपने ये भी देखा है, कोविड क्राइसिस के दरमियान 220 करोड़ डोज देश में लगाए गए और मुफ्त वैक्सीन दिया गया, ताकि देश कोविड क्राइसिस के सामने अच्छी तरह से लड़ पाया। और लास्ट वीक में एक इंटरनेशनल स्टडी आई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि भारत में 34 लाख लोगों को बचाने में हिंदुस्तान सफल रहा, क्योंकि हिंदुस्तान ने टाइम पे देश में वैक्सीनेशन की और मुफ्त वैक्सीनेशन की। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ? स्वाभाविक है, मैं भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में यहाँ आया हूँ, राज्य के हेल्थ मिनिस्टर भी मुझे मिले और भारत सरकार को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में मानती है। हर राज्य की सरकार को हम हर तरह से मदद कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ है, लेकिन पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ जन औषधि की चीज़ है, ही डज नॉट नो। गांव के लोगों से वो बिल्कुल पंजाब में जन औषधि केंद्र खुले तो आपको भी कहता हूँ कि एक राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, उसके लिए ऐसी मना नहीं है कि अमीर लोग आएंगे तो मेडिसिन नहीं मिलेगी, सभी के लिए है। हम सबको जितना हो सके इतना उसका प्रचार प्रसार करके, ये सरकार ही खोले ऐसा नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति भी खोल सकती है। हमारी जनऔषधि परियोजना की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म, सामान्य फॉर्म मैंने बनाया है, उसको डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति जो फार्मासिस्ट है वो भी खोल सकता है, कोई एनजीओ भी खोल सकती है। वो खोले तो हम उसको 5 लाख की मदद भी करते हैं और प्रति महीने 15,000 रुपये के तौर पे, क्योंकि शुरुआत में बहुत सस्ती है, सस्ती होने के नाते उसकी इनकम बहुत नहीं होगी तो बंद करने की नौबत ना आए, इसलिए मदद करते हैं। और 20% जन औषधि केंद्र कोई चलाएंगे तो चलाने वाले लोगों को 20% हम कमीशन भी देते हैं, ताकि एक व्यक्ति को रोजगार भी मिले, उसका घर भी चले और सेवा भी हो। यानी कि जन औषधि सेवा भी है, जन औषधि रोजगार भी है। सर पटियाला की बात की जाए, आपने राजेंद्र हॉस्पिटल का दौरा किया सर? गवर्नमेंट कह रही है कि पैसा उनका लगा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा, वो अपनी मर्जी से जो नाम बाकी की कर रहे हैं, कोई स्कीम चलाए उसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। सवाल इतना है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये स्कीम कन्वर्ट नहीं हो सकती, कोई राज्य उसको अमल ना करना चाहे तो बंद कर दे, ये एक विषय है, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो सकती। केवल विषय इतना ही था कि उसको कन्वर्ट ना किया जाए
और हमने उसको पूछा था, उन्होंने आज मुझे कहा है कि हम हेल्थ एंड ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ को चलाएं। ਸਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰ, ਰਜਿੰਦਰਾ, ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਜਿੰਦਰਾ? शुभेच्छा मुलाकात। सर एक सवाल है सर एक ऑर्डर उसके बारे में क्या है, जो किसानों में धरने देके एक मिनट सर, G20 जो अभी आप G20 लेके आ रहे थे, वो प्रोग्राम भी पंजाब में रद्द हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कैसा देख रहे हो, क्यों केंद्र ने ये रद्द कर दिया G20 का जो समागम होना था? मुझे पता नहीं, मैं देख रहा हूँ। मैं पहले भी कहा कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਔਰ ਚਲੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਜਹਾਨ ਹੈ,